आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक बेहद खास मेहमान जो महाराष्ट्र में युवा राजनीति का चेहरा हैं। अपनी पार्टी के महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, केंद्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है। संगीत के प्रेमी हैं, लेकिन आजकल उनके सहयोगी ने उनका सुर बिगाड़ रखा है। अपने सबसे पुराने और विश्वसनीय सहयोगी के बोलों और करतूतों से लगातार संकट झेल रहे हमारे आज के खास मेहमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपसे सभी जरूरी सवाल होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़ा राजनेता देवेंद्र फडणवीस। नागपुर में पैदा हुए देवेंद्र फडणवीस 45 साल के हो चुके हैं। उन्हें राजनीति विरासत में मिली। पिता गंगाधर राव जनसंघ के नेता थे। कानून और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले देवेंद्र ने राजनीति को अपना करियर चुना। एबीवीपी युवा मोर्चा आरएसएस से होते हुए देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। वार्ड स्तर से राजनीति शुरू करने वाले फडणवीस 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर बन गए थे। वो 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को ढेरों गाने याद हैं। पत्नी अमृता, जो कि बैंकर हैं, उन्हें भी गीत संगीत से बेहद लगाव है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दह के आके बुझा जा। देवेंद्र फडणवीस एक गारमेंट कंपनी के लिए मॉडलिंग भी कर चुके हैं। पिछले साल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक नारा पूरे चुनाव में गूंजा, केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी के भरोसेमंद देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र की कमान सौंपी गई। देवेंद्र जी, हमने देखा कि आपको बहुत सारे गाने याद हैं। अगर इस शो का कोई एक थीम सॉन्ग होता तो वो होता सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तीसरी कसम फिल्म है, शैलेंद्र ने गाना लिखा है। इसमें आगे बोल आते हैं, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। उसके आगे कौन सी लाइन आती है? तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। देखिए, एक साल में तो मैं गाने भूल गया। अकड़ से लाइन आती है। नहीं, मैं इसलिए नहीं गा रहा वो लाइन कि आप मेरे ऊपर डालोगे वो लाइन। पर आपको लाइन आती है? वो लाइन सुना दीजिए, मैं डालूंगा नहीं, पक्का भरोसा दे रहा हूं मैं। आप ही बोल दीजिए। अकड़ किस बात की प्यारे जी, ये सर फिर भी झुकाना है। बिल्कुल। आपका कोई सर्वप्रिय गाना है जो आपको हजारों गाने याद हैं उनमें? देखिए, गाने तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आजकल मैं एक ही गाना गाता हूँ, जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। तो इसको आप जिंदगी से गाते हैं या उसको राजनीति बना देते हैं? नहीं, राजनीति तो खैर रुला नहीं सकती। अच्छा, तो जिंदगी है। फिलहाल तो लग रहा है कि रुला रही है आपको लगातार। आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ये बोल सुन लेते हैं। सुबह जब मैं घर से निकला तो मेरे कार को घर के बाहर ही शिवसेना के सैनिकों ने रोका। जैसे मैं बाहर आया तो मुझे पकड़कर मेरे खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू की। यह तिरंगा है, ये तिरंगे का अपमान है। देवेंद्र जी, ये सब क्या हो रहा है और ये आप इसको कैसे देखते हैं? इस तरह की चीजें और आपके रहते हुए वहां पर हो रही। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर तय हुआ था, इस कार्यक्रम को तय करने के बाद ये कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं था। न इतना बड़ा कार्यक्रम था कि कोई इसकी बहुत ज़्यादा लोग सुनवाई करें। पर ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, इससे इस कार्यक्रम को कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल से प्रसिद्धि मिल गई। जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, हमारी सरकार ने बिल्कुल सीधा स्टैंड इसमें लिया था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर वैलिड वीज़ा पर भारत में आता है तो उसको सुरक्षा देना ये हमारे सरकार का धर्म है, वो हम निभाएंगे। लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम को भारत विरोधी मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
और अगर इस प्रकार के कार्यक्रम में भारत विरोधी बयान आएंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और उसी प्रकार से हमने उस कार्यक्रम को पूरी सुरक्षा दी थी। ये जो घटना सुबह हुई, इस घटना के बाद भी हमने कार्रवाई की। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई हुई और पूरी सुरक्षा के साथ इस कार्यक्रम को हमने संपन्न किया। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की जब काली पोती जाती है तो एक जो बड़ा सपना है आपका, मेक इन इंडिया करेंगे, महाराष्ट्र की छवि की बात है, आप बाहर दौरे पर जाते हैं, वो छवि खराब होती है? देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है और इसलिए आप उसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हो, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। लेकिन इस घटना के घटने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार ने उस कार्यक्रम को ठीक ढंग से संपन्न किया और इसलिए हमने ये दिखाया कि महाराष्ट्र में कानून का ही राज चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि श्री कसूरी जिस प्रकार के विचारों को सामने रखते हैं हम उनको एंडोर्स करते हैं। वी डोंट एंडोर्स देम। मैं अपने सवाल पर दोबारा आ रहा हूँ। ये सारे इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की करतूतें आपके लिए बाधा पैदा करती हैं? पर ये सारे देशों में होती है, अपने देश में यह कहीं पहली बार हो रही है ऐसा नहीं है। सवाल इस बात का होता है कि किसी देश की कानून व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई करता है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमारी जो रूल ऑफ लॉ की छवि है वो निश्चित रूप से कायम होती है। ऐसा नहीं है कि विरोध की वजह से कार्यक्रम रुक जाते हैं। कैथोलिक्स लगातार विरोध करते रहे एग्नेस ऑफ गॉड नाटक का, विरोध के बावजूद वो हो गया कार्यक्रम, और गुलाम अली का जो कंसर्ट था वो नहीं हुआ। आप गृह मंत्री हैं राज्य के। देखिए, गुलाम अली के कॉन्सर्ट को भी हमने पूरी सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन जो आयोजक थे उन आयोजकों ने शिवसेना के साथ बातचीत करके स्वयं उसको कैंसिल किया। इसमें आपसी मिली भगत से आयोजकों को कहा आप पीछे हट जाइए, या वाकई में वो भाग निकले, या आप उनमें वो विश्वास नहीं जगा पाए कि वो वहाँ पर ये कार्यक्रम करें? देखिए, जिस समय मुझे पता चला कि इस प्रकार का थ्रेट दिया गया है, मैंने तुरंत ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस आयोजन को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैंने पुलिस को भी बताया, पुलिस को मैंने कहा कि आप आयोजकों से बात कीजिए। उतने समय में आयोजकों की और शिवसेना के जो प्रमुख हैं उनकी मुलाकात हुई, उनकी आपस में बातचीत हुई और आयोजकों ने ये घोषित कर दिया कि हमने इस कार्यक्रम को समाप्त किया है। इस तरह से काली पूती गई, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि ये अनुचित है। देखिए, आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं उस बात पर, ये सुन लीजिए। जिस नरेंद्र मोदी जी की पहचान विश्व में गोधरा और अहमदाबाद की वजह से हुई थी, और उसी वजह से हम मोदी जी को आदर भी करते हैं, उसी मोदी जी ने अगर गुलाम अली और कसूरी जी के इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट कहा है, तो हम सब के लिए ये बात अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण है। देवेंद्र जी आपके सहयोगी हैं और एक तरीके से आपको क्या उकसाने की कोशिश है, एक हद तक पार करके देखने की कोशिश है, देखने की कोशिश है आप किस हद तक साथ रह सकते हैं? प्रधानमंत्री पर इस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, शिवसेना और बीजेपी कुछ विषयों पर हमारे व्यूज़ अलग है। अगर सारे विषयों पे हमारे व्यूज़ अलग नहीं होते तो दो पार्टियां क्यों होती। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा तो सीधा मानना यह है कि हम राजधर्म का पालन करेंगे, किसी के उचकाने का सवाल नहीं है। मैं एक इतना ही छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए, हम राजनीतिक भूमिका हमेशा नहीं ले सकते। उदाहरण के तौर पर श्री संजय राउत जी, ये यूपीए की सरकार के समय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का एक ग्रुप पाकिस्तान में गया था, उसमें वो गए थे। उस समय पाकिस्तान सरकार ने हॉस्पिटैलिटी दी थी, पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा दी थी। तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है? क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि वो प्रो पाक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जिन विषयों के ऊपर हमने चर्चा करनी चाहिए, उन विषयों को छोड़कर ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा करना, और जबकि हम सरकार में हैं तो हमने विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
हम मुद्दों से भटक रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, देखिए हमारे से ज़्यादा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, हम भी राष्ट्रवाद में ही पैदा हुए। अब मेरी आप अगर बात करेंगे तो मैं सवाल पूछता हूँ, सब 18 साल का था तब कश्मीर में लाल चौक पर झंडा नहीं लगता था, तो मैं गया था विद्यार्थी परिषद के साथ में, कश्मीर में हम गए थे, पुलिस ने हमको अरेस्ट की थी, जोशी जी के साथ लाल चौक पर झंडा लगाने हम गए थे। तो केवल हम केबिन में बैठकर कोई स्टेटमेंट दे दे, इससे राष्ट्रवाद नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि ये इनका अवसरवाद है शिवसेना का? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति ये समझे हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारा काम राजधर्म है, हम सत्ता में हैं और सत्ता में रहते हुए जो जिम्मेदारी है उसको हम पूरे तरीके से निभाएंगे। कोई भी अगर हमारा साथी भी कोई काम करता है और वो कानूनन नहीं है तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। हमने दिखा दिया कि जिन लोगों ने ये कार्य किया उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की। देवेंद्र जी, इसमें सवाल ये भी उठता है कि ये आपके सहयोगी हैं, विरोधी नहीं हैं, और ताली दो हाथ से बजती है। इस पर मैं आपसे पूछूंगा सवाल। शिवसेना वाले मुद्दे पे हैं, और जैसे दिबांग जी ने कहा कि वो आपके सबसे पुरानी सहयोगी रहे हैं शिवसेना, तो पहले जब आपकी सरकार थी बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन, उस समय भी कई सारे इश्यूज आते थे, कई सारे मुद्दे प्रॉब्लम्स आते थे। तो प्रमोद महाजन जी पीस मेकर की तरह उभर के आए, बाला साहब जी से बात करके सुलझाते थे। अब ये कार्यकाल में आप खुद ये भूमिका निभा रहे हैं, और आपके अनुभव क्या है उद्धव जी और उनके बेटे आदित्य जी के साथ? देखिए, मेरी चर्चा कभी होती है तो उद्धव जी से होती है, आदित्य जी से तो मेरी कोई चर्चा नहीं होती। और साधारणतः मेरा ये अनुभव रहा है कि जब भी हमारी बातचीत होती है तो जो मुद्दे होते हैं वो सुलझते हैं, मुद्दे उलझते नहीं हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर हम कोई ठीक बात उनके साथ करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, तो उनकी ओर से भी भूमिका जो है वो ठीक ढंग से आती है। हमारे कैबिनेट में अभी तक जितने फैसले हमने किए सारे एकमत से हमने किए, और बाकी फिर हमने एक अरेंजमेंट भी किया है। उनकी तरफ से सुभाष देसाई जी, अनिल देसाई जी है, हमारी तरफ से हमारे अध्यक्ष है और चंद्रकांत पाटिल जी है, ये हम हमेशा मिलते हैं और जो कोई ब्रॉड एजेंडा हमारा है इसके ऊपर चर्चा करके निर्णय करते हैं। पर ये आपको नहीं लगता कि अगर आप ही बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बातचीत में कमी रह गई है? यानी आपकी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई है? इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री गए, अंबेडकर का कार्यक्रम था और उद्धव जी बीड में रैली करने चले गए, ये पता चला कि आपने जो न्योता है वो केवल एक दिन पहले दिया, इसलिए वो लगातार बैठे रहे, वो आ नहीं पाए। क्या ये आपकी कमी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने न्योता दिया था, हमारे मंत्री प्रकाश मेहता, इनकी बातचीत भी हुई थी। शिवसेना की तरफ से हमको ये बताया गया था कि सुभाष देसाई जी शिवसेना को रिप्रेजेंट करेंगे, वो वहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बाद में क्या कारण हुआ मुझे पता नहीं, पर उनकी तरफ से कोई आया नहीं। उसके बाद हमने उनसे बातचीत की है, कुछ कोऑर्डिनेशंस के प्रॉब्लम्स हैं, हमने कहा है कि बातचीत से वो प्रॉब्लम दूर करेंगे। देवेंद्र जी, विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चला करके आपको समर्थन दिया था। अब जब शिवसेना के साथ आपके रिश्ते थोड़े गड़बड़ा रहे हैं, तो ऐसे में आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को क्या अपना भविष्य का सहयोगी के तौर पे देख रहे हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस की मदद की आवश्यकता हमको पड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा अपना मानना यह है कि ये जो हमारी सरकार है, हमारा जो गठबंधन है, ये 5 साल चलेगा। चलिए, एक और बयान है, ये आप ही का बयान है, ये सुन लेते हैं। परवाच या ठिकाणी मी सांगितलं, सिंचन घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार। आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। चक्की आप नहीं पिसवा रहे हैं? देखिए, ये जितने घोटाले हैं सारे घोटालों की इंक्वायरी फुल स्विंग में चल रही है। कुछ लोगों ने चक्की पीसना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, कुछ लोग अभी जेल में है, और इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व है वो सारे के सारे लोग, जिनके जिनके खिलाफ हमको सबूत मिल रहे हैं, वो सारे के सारे लोग निश्चित रूप से इसमें जेल में जाएंगे।
राष्ट्रवादी के जो आला नेता है उन पर कार्रवाई करते समय आप कहीं संकोच में है ऐसा नज़र आ रहा है। छोटी मछलियाँ ज़रूर फंस चुकी है, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं उन पर कोई भी आँच नहीं आई है। अजीत पवार के ऊपर कोई कार्रवाई होते अभी नज़र नहीं आ रही है। 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला है। वहीं पर छगन भुजबल के ऊपर FIR हो गई है महाराष्ट्र सदन के केस में, लेकिन जो जांच की आंच है वो उन पर आते हुए नज़र नहीं आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने एक बात कह दी कि छगन भुजबल जी के ऊपर FIR दर्ज हो गया। इसका मतलब ये है कि कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। सिंचाई घोटाले में भी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है प्राइमा फेसी जिन्होंने ये काम किया है उनको अरेस्ट हुई है, कुछ अधिकारियों को अरेस्ट हुई है और ये सारी कड़ियाँ जोड़ना शुरू हुआ है। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है और वो लगेगा भी, और हर चीज़ के ऊपर कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में जो पैरवी की उसके कारण कोर्ट ने हमको ये सारी केसेस में इंक्वायरी करने का पूरा अधिकार दिया है। उसके तहत इंक्वायरी चल रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। श्री अजीत पवार होंगे, श्री सुनील तटकरे होंगे, इनकी सबकी इंक्वायरी शुरू है। पूरी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, पारदर्शी जांच होगी और हर एक के ऊपर कार्रवाई होगी। लोगों को ये भी लग रहा है कि दिल्ली के आपके बड़े बड़े नेता बार बार बारामती जा रहे हैं, उसके कारण आपकी जांच थोड़ी सी प्रभावित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री हो या बड़े नेता बारामती क्यों जा रहे हैं बार बार? देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्वभाव जो जानते हैं उनको ये बात पता है कि प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की जांच को गति कैसे दी जाए, इसी के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को कभी भी प्रधानमंत्री टॉलरेट नहीं करते। जहाँ तक बारामती जाने का सवाल है, कोई कार्यक्रम हो तो कार्यक्रमों में जैसा हमने कहा कि शरद पवार जी कोई हमारे राजनीतिक दुश्मन नहीं है, उनसे हमारी राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। हमारे विचारों और उनके विचार मिलते नहीं है और इसलिए कानून अपना काम करेगा, राजनीति अपना काम करेगी। न किसी ने हमको रोका है, न कोई हमको रोकेगा। निश्चित रूप से सिंचाई घोटाले में कार्रवाई होकर रहेगी। ये तो आपने साफ कर दिया कि दुश्मनी नहीं है, तो अब तो दोस्ती भी हो सकती है इनसे। हम विचारों से विरोधक हैं, हम राजनीतिक दुश्मनी में विश्वास नहीं रखते। एक डांस बार वाली बात है, उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं, इन पर रोक लगनी चाहिए, पर अगर आप डांस बार में जो लड़कियां काम करती हैं उनकी बात सुने तो बहुत संजीदगी से कई उनमें अपनी बात रखती हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ करते हैं, अपने आप पैसा कमाते हैं, आप इसका नाम बदल दीजिए, डांस की जगह एक्टिंग रख दीजिए। कम से कम में से बहुत सारी लड़कियाँ जो प्रोस्टिट्यूशन करती हैं वो तो नहीं करेंगी। क्या इसकी संभावना है? डांस बार के बारे में ये जो निर्णय हुआ 2004 में यूनानिमसली हमारी असेंबली ने, सारी पार्टियों ने एक साथ आकर इस कानून को पास किया और उसको पास करने का कारण ये था कि अनफॉर्चुनेटली बड़े पैमाने पर प्रोस्टिट्यूशन शुरू हो गया था। जो लड़के थे, जो परिवार थे, वो उद्ध्वस्त हो रहे थे। ये सारे अवैध धंधों के अड्डे बन गए थे, यहाँ पर ड्रग्स के अड्डे तैयार हो गए थे। उस निर्णय को खारिज किया गया तो वापस सारी पार्टियां एक साथ आई और सारी पार्टियों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें अपने कानून में जो खामियां बताई है उसको दूर करके वापस हम कानून तैयार करें। हमने खामियों को दूर करके वापस कानून तैयार किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कानून को पास करने के बाद इसका विरोध किसने किया? केवल बार मालिकों ने विरोध किया, बाकी महाराष्ट्र की जनता ने इसका स्वागत किया। महाराष्ट्र की जनता ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत निर्णय है और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया है। स्टे देते समय उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इसको रेगुलेट कर सकती है। तो आप जब कह रहे हैं रेगुलेट करेंगे तो इससे ये भी ध्वनि निकलती है कि हम इसको, इस पर शर्तें लगाकर इसको खोलेंगे। क्या इस पर आप और सफाई कर दे सकते हैं? देखिए, इसको खोलने की मानसिकता तो हमारी नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट खोलने को कहता है तो ऐसे समय फिर हमको उन्होंने जो अधिकार दिया है रेगुलेशन का, उस अधिकार का हम उपयोग करेंगे। लेकिन
कुल मिलाकर महाराष्ट्र की मानसिकता ये है कि डांस बार खुलने न पाए। जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो ये कि किस तरह से एप्पल की जो फॉक्सकॉन का उसको आप यहाँ लाना चाहते हैं, क्या उसमें कोई प्रगति हुई है, कहाँ तक बात पहुँची है, कब तक वो यहाँ पर काम करते दिखाई देंगे? फॉक्सकॉन के साथ हमारा MOU हुआ और अभी उन्होंने उनकी टीम यहाँ पर स्थित कर दी है और बड़ी तेज़ी से उनकी कार्रवाई शुरू हुई है और उन्होंने मुझे ये कहा है कि 1 साल के भीतर हम आपको भारत में बना हुआ एप्पल का प्रोडक्ट ये भेंट देना चाहते हैं। तो उसी तेज़ी से उन्होंने काम शुरू किया है। देवेंद्र जी, अगला सवाल सनातन संस्थान के बारे में है और एक ये भी है कि एक तरफ तो एप्पल की बात होती है, दूसरा अगला सवाल सीधा सनातन संस्थान आ जाता है कि क्या उस पर रोक लगाने की बात पिछली सरकार जब थी तब बात हुई थी, क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि आपने गिरफ्तारी तो की, बड़ी वाहवाही लूटी और उसके बाद लगा कि थोड़ा सा आप ढीले पड़ गए। हमारी भूमिका उसमें बहुत स्पष्ट है। सनातन संस्था के खिलाफ अगर हमको एविडेंस मिलेगा तो उनको बैन किया जाएगा, फिर हम किसी के भी दबाव में आने वाले नहीं है। लेकिन अगर एविडेंस नहीं मिलेगा तो किसी के भी दबाव में आकर बैन भी नहीं करेंगे। पिछली सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार को भेजा था, राज्य में भी उनकी सरकार थी और केंद्र में भी उनकी सरकार थी, पर उस सरकार ने उसको इसलिए नहीं स्वीकारा कि जो प्रस्ताव गया था वो प्रस्ताव उस कानून में शायद नहीं बैठता था, उतने एविडेंसेस वो जुटा नहीं पाए थे या उतने एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे। देवेंद्र जी, मेरा सवाल ऑटो परमिट को लेकर के है कि जो फैसला आपने किया तो आपके बारे में ये क्यों नहीं कहा जाए कि राज ठाकरे की तरह आप भी मराठी और बाहरी की राजनीति कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि क्या फैसले का समय जो चुना गया वो गलत नहीं था, खासतौर पे अगर बिहार चुनाव के समय को देखें जो कि हाई स्टेक एक चुनाव है आपकी पार्टी के लिए और वहाँ पर ये मुद्दा भी बना है। देखिए, चीज़ें किस प्रकार से गलत तरीके से पेश की जाती है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जो कानून है जब से बना है और पूरे देश में इस कानून में यह लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति को परमिट दिया जाए उसको लोकल भाषा का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ये हमने नहीं किया पहले से कानून में। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, हमारी सरकार आने के बाद 7,000 लाइसेंसेस दिए गए। इन 7,000 लाइसेंसेस में से 5,000 लाइसेंसेस ये यूपी बिहार के मूल निवासियों को जो 15 साल से महाराष्ट्र में रहते हैं उनको मिले। विदर्भ को अलग राज्य बनाने वाली बात है, उस पर आपकी क्या राय है? और ये भी ध्यान रहे कि जब प्रधानमंत्री गए थे 8 अक्टूबर 2014 को तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का विभाजन नहीं होने देंगे। देखिए, हमारी पार्टी की भूमिका पहले दिन से ये रही है कि छोटे राज्य होने चाहिए और इसलिए छोटे राज्यों का समर्थन हमारी पार्टी ने हमेशा ही किया है। प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो बयान दिया था जी, एक बयान ऐसा आया था कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने का सवाल ही नहीं आता, महाराष्ट्र के विभाजन का सवाल ही नहीं उठता। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर शरद पवार कुछ विचार अपने बदल लें तो उनसे बातचीत हो सकती है, वो दुश्मन नहीं है। कुछ विचार वो बदल लें तो बातचीत आगे हो सकती है। बहुत हाइपोथेटिकल बात हो गई है, वो बदले तो विचार करेंगे। देवेंद्र जी, आप गृह मंत्री हैं, आप पुलिस कमिश्नर को कहते हैं एक ही केस की जांच करते मत रहो, उसके बावजूद, आपके कहने के बावजूद वो फिर चले जाते हैं उसी केस में और चले ही नहीं जाते हैं, घंटों स्वयं पूछताछ करते हैं, फिर आप उनको हटाते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है, मैं राकेश मारिया की बात कर रहा हूँ जो दर्शक समझ नहीं पाए हों। मेरा मानना ये है कि उस केस का और उनके हटने का कोई संबंध नहीं है। 30 तारीख को राकेश मारिया जी, ये उनकी पदोन्नति होती और दूसरी पोस्ट पर चले जाते, यानी उनका तबादला होता। हमने ये तय किया कि गणेश जी है, कुंभ चल रहा है, ईद आने वाली है, इसलिए बीच में अगर हम एक पुलिस कमिश्नर को हटाए वो ठीक नहीं है। और इसलिए हमने ये तय किया कि हम लोग जो 30 तारीख को उनका प्रमोशन होने वाला है, हम अगर पहले करें और दूसरे कमिश्नर को वहाँ पर हम जल्दी पोस्ट करें
तो उसको स्ट्रैटेजी तय करने के लिए समय मिलेगा और ये सारी परिस्थितियों का वो सामना कर पाएंगे। लोगों ने उसको उस जो केस है उस केस के साथ जोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में और मुंबई पुलिस हमेशा ही किसी न किसी हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश करती होती है। तो अगर केवल एक केस के लिए पुलिस कमिश्नर को रोकना या उसका तबादला करना ऐसे निकष हम लगाए तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तो तबादला ही नहीं होना चाहिए। आप ये तो मान रहे हैं कि हाई प्रोफाइल केस है, जिस तरीके से ये हुआ और हम लोग जब दिल्ली से देखते हैं तो आप बिल्कुल कांग्रेसी मुख्यमंत्री की तरह नजर आते हैं कि आपने साइन किया ऑर्डर और आप अगले दिन विदेश निकल गए क्योंकि आपको मालूम था इसकी गर्मी बहुत होगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं साहब, मैं तो ये मान रहा था कि इतना रूटीन काम अपन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार के प्रमोशन 1 महीना पहले 25 दिन पहले हमेशा होते हैं और इसलिए इतना रूटीन काम हम कर रहे हैं ये सोचकर मैं करके निकला। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको इसके साथ जोड़कर इसका इतना बड़ा हवा तैयार होगा। अब हो गया हवा तैयार। तो आपको बिल्कुल अनुमान नहीं था कि राकेश मारिया के ट्रांसफर पर कोई भी हल्ला होगा? आपको ऐसा अनुमान बिल्कुल नहीं, वो तो रूटीन बात थी, प्रशासनिक बात थी। देवेंद्र जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपने ये किया, एडिशनल डीजी रैंक की ये पोस्ट थी मुंबई पुलिस कमिश्नर, उसको डीजी रैंक में अपग्रेड किया गया। राकेश मारिया भी 30 सितंबर को डीजी बनने जा रहे थे, तो उन्हें एक्सटेंशन दिया जा सकता था अगर ऐसी सिचुएशन थी आपके सामने। नहीं तो। उनसे सीनियर डीजी ये जावेद अहमद जी थे और हमेशा मुंबई में सीनियरिटी का विचार होता है। ये बात अलग है कि पिछली सरकार ने जावेद अहमद जी को सीपी नहीं बनाया और वो सीनियर होते हुए भी उन्होंने राकेश मारिया जी को बनाया। लेकिन अगर डीजी रैंक का पोस्टिंग करना है तो डीजी रैंक में जो सीनियर मोस्ट है उसको हमने पोस्ट किया। आगे बढ़ें उससे पहले एक और बयान सुन लेते हैं, ये नितिन गडकरी जी। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थक हूँ कि किसने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसमें सरकार ने नहीं जाना चाहिए और इसलिए फिर भी इसके बाद समाज में 2 प्रकार की राह है। ये हमारे ही कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। आप कैसे इसको देखते हैं, क्या समझते हैं इस तरह के बयान को? बिल्कुल ठीक है, किसने क्या खाना चाहिए ये हम थोड़ी रेगुलेट करते हैं। और आप जिस हिसाब से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं मैं आपको 2 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात जिसका विवाद अभी बहुत हमारे यहाँ चला, मीट बैन, हमारी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं। ये बताया गडकरी जी ने, ये निर्णय पिछली सरकार ने लिया जी। उस सरकार ने निर्णय लेने के बाद 10 साल तक हर साल मीट बैन रहा। हमारी सरकार ने निर्णय भी नहीं लिया, पुराना निर्णय भी किसी को बताया नहीं, हमने किसी को पत्र भी नहीं भेजा, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे सिर पर इसको मढ़ने की कोशिश की गई। मुझे यह लगता है कि एक मानसिकता सारे मीडिया में भी ऐसी है कि उस मानसिकता को ये रास नहीं आता कि हमारे जैसे लोग सत्ता में आए और वो उनका एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिन्होंने इस बात को उछाला उनको ये पता था कि 10 सालों से ये चीज़ें हो रही है, इस सरकार ने लिया हुआ निर्णय नहीं है, फिर भी जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। 1 साल हो गया आपका सरकार का और यही 1 साल हुआ है जो संबंध बिगड़े हैं बीजेपी और शिवसेना के। आपका क्या मजबूरी है जो आप साथ चलने का दिखावा कर रहे हैं सेना और आप? बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ, हमारा गठबंधन चलेगा, 5 साल हमारी सरकार चलेगी। कोई चीज़ों के ऊपर अगर हमारे मतभेद होते हैं तो उन मतभेदों को पाटने का हमारा तरीका है, हम उसको मिटाएंगे। मैं आपको पूना ले जाना चाह रहा हूँ जहाँ दाभोलकर जी की हत्या होके काफ़ी समय हो गया, आपका शासन आके साल भर हो गया, लेकिन उनके जैसे प्रगतिवादी प्रगतिशील व्यक्ति के बारे में उनकी हत्या होने के बाद साल भर बाद भी कोई सुराग नहीं मिलना और किसी को पकड़ नहीं पाना, क्या ये गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का फेल्योर है? दाभोलकर जी की जब हत्या हुई तो कांग्रेस का शासन, उस समय कांग्रेस का शासन था। उसके बाद कई दिनों तक, कई महीनों तक कांग्रेस का शासन था। बाद में ये केस सीबीआई को चली गई, सीबीआई आज उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये दुर्दैवी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके जो कातिल है वो पकड़े न जाना ये दुर्दैवी है।
सीबीआई से हमारी लगातार बातचीत चल रही है। सीबीआई ने महाराष्ट्र पुलिस को अधिकारी मांगे थे, वो अधिकारी भी हमने दिए हुए, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मुझे ये लगता है कि इसके अपराधी पकड़े जाने चाहिए। इन चुनाव के पहले जिसमें आप चुन करके आए, उसके पहले आपकी गिनती महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता के रूप में नहीं होती थी और आपकी पार्टी में ही आपके ऊपर गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी जैसे बड़े बड़े नेता रहे और मुंडे साहब तो नहीं रहे, गडकरी जी जैसे उत्कृष्ट नेता अभी भी महाराष्ट्र से हैं, आपके शहर से हैं, आपकी पार्टी में हैं और उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। तो कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि आप एक बरगद की छांव के नीचे बैठे हैं और आप उस तरह की लीडरशिप क्या प्रोवाइड कर पाएंगे अपनी पार्टी को, अपने स्टेट को, जो कि एक बिना छत्रछाया में रह करके आप कर पाते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष था और पार्टी के अध्यक्ष रूप में मेरा परफॉर्मेंस जो था वो ये था कि पार्टी को मैंने पूरे 80,000 बूथ तक पार्टी का गठन मैंने किया। इससे पहले पार्टी ये केवल जिन सीटों पर हम लड़ते थे उसमें गठित होती थी, 117 सीटें, उसको 288 सीटों तक पार्टी का गठन मैंने किया। पार्टी के अध्यक्ष रूप में हर जिले में, हर तहसील में मैं गया, गांवों तक मैं गया, सारी इकाइयों तक मैं गया, एक बड़ी टीम खड़ी की। मेरी अध्यक्षता में ही महाराष्ट्र की लोकसभा का चुनाव हुआ और इसलिए मैं कोई नया नहीं हूँ और इस पार्टी में मैंने वार्ड अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक जिम्मेदारियां निभाई है और पार्टी के राज्य के अध्यक्ष रूप में मैंने काम किया है। जहाँ तक नितिन जी का सवाल है, वो हमारे बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, मेरे से बहुत बड़े हैं, अनुभव मेरे से ज़्यादा है और निश्चित रूप से अगर आप उनका और मेरा आकलन करेंगे तो वो हमेशा ही मेरे से बड़े रहेंगे और इसलिए उनकी और मेरी कोई तुलना नहीं होती। दिल्ली में वो है, मुंबई में मैं हूँ, क्यों झगड़ा लगाना चाहते हैं जो नहीं है? देवेंद्र जी, एक साल में एक तो ये देखा गया कि जब सीएम की जब दौड़ चल रही थी उसमें जो नाम चल रहे थे, हालांकि आपका नाम काफ़ी आगे था, उसमें जिन लोगों के नाम थे वो लगातार किसी न किसी नकारात्मक रूप में मीडिया में छाते रहे, आते रहे साल भर में, चाहे वो पंकजा मुंडे हों, चाहे तावड़े जी हों, खड़से जी हों। जिन 3 नेताओं का आपने नाम लिया उनके ऊपर पूरे तरीके से झूठे आरोप, गलत आरोप ये लगाए गए और महाराष्ट्र की विधानसभा में मैंने स्वयं उसका जवाब दिया और मैंने पूरा का पूरा पर्दाफाश विरोधियों का कर दिया। विरोधियों के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा और इसलिए हवा में वो फायरिंग करते रहे, लेकिन लक्ष्य के ऊपर फायरिंग वो इसलिए नहीं कर पाए कि उनके पास कोई तथ्य ही नहीं थे। आपने महाराष्ट्र में एक सूखा टैक्स लगाया है। सूखा तो आपने घोषित किया नहीं लेकिन टैक्स लगा दिया। लोगों का ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो उनसे आपने पैसा क्यों नहीं मांगा है, क्योंकि बिहार को आप 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं और महाराष्ट्र में सूखा टैक्स लगाते हैं। पहली बात तो ये है कि हमने टैक्स लगाया शराब के ऊपर, तंबाकू के ऊपर और सिगरेट के ऊपर। दूसरी चीज़, जहाँ तक सूखे का सवाल है, सूखा जो घोषित होता है वो राज्य की सरकार नहीं करती, केंद्र की सरकार करती है। राज्य की सरकार ये सूखा परिस्थिति घोषित करती है, जिसको हम पहले ही कर चुके हैं और केंद्र की मदद की राह देखे बिना हमने मदद शुरू कर दी। हम सत्ता में आए, 24,000 गाँवों में अकाल था। आप पिछली सरकार के 15 साल देखिए, 15 सालों में उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए दिए और पिछले 7-8 सालों में उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए दिए। हमने एक साल में किसानों को 8,000 करोड़ रुपए दिए। अभी भी हमने जैसे ही सूखे की अवस्था आई, पानी की व्यवस्था की, हमने कैटल कैंप शुरू किए। महाराष्ट्र के इतिहास में इससे भी भयानक सूखा पड़ा, लेकिन जून के महीने में, जुलाई के महीने में कभी कैटल कैंप शुरू नहीं हुए, लेकिन हमने कैटल कैंप्स इमीडिएट शुरू किए। पर ये जो आत्महत्याओं का सिलसिला है वो थमा नहीं है। 2234 का आंकड़ा है और कह रहे हैं कि विदर्भ से मराठवाड़ा तक पहुंच गया आत्महत्या का सिलसिला। और उसमें ये हैं दत्ता आत्माराम लांडगे, इन्होंने आपको एक पत्र लिखा कि मैं गांव में हूँ, बत्ती नहीं है, कुएं में पानी है, पर मैं अपना पंप नहीं चला पा रहा हूँ। इन्होंने आत्महत्या की उसके बाद, किसान ने।
आपने उस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो किसान आत्महत्या करते हैं और इतने सालों से करते आए हैं, उनके परिवार देख रहे होंगे इस शो को, आप क्या कहना चाहते हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर? सीधे आपको मौका है उन परिवारों से बात करने के लिए, तो क्या कहेंगे? किसानों की आत्महत्या का कारण ये है, मूल रूप से जो आपने कारण कहा कि महाराष्ट्र में देश के 40% डैम, बड़े डैम, ये महाराष्ट्र में बने, लेकिन महाराष्ट्र में 82% खेती ये ड्राई लैंड फार्मिंग है। 82% खेती तक पानी नहीं पहुंचा। आज देश का एवरेज 44% है, जो अगले राज्य है उनका एवरेज 80% है, महाराष्ट्र का 18% है। और इसलिए हमारा किसान केवल बारिश के ऊपर निर्भर है। दूसरी चीज़ क्या है, किसानों के पास कुआं है, कुएं में पानी है, लेकिन 5-5 वर्षों से किसानों को खेती का पंप नहीं मिला, बिजली नहीं मिली। 58,000 किसानों को हमने पंप दिए। जून तक 2 लाख किसानों को हम खेती के पंप देंगे। 20,000 गांव महाराष्ट्र के ऐसे हैं जिसमें सूखा पड़ता है, और हमने सूखा मुक्त महाराष्ट्र की एक योजना तैयार की। 6,200 गांवों में 8 महीने में हमने 1 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर स्ट्रक्चर्स तैयार किए। आज उसका परिणाम यह है कि वहाँ पर 24 टीएमसी पानी रुका है। और 24 टीएमसी पानी का मतलब क्या है? उसका मतलब है 6 लाख हेक्टेयर खेती को पानी मिलेगा। और राजेंद्र सिंह जी जो जल पुरुष है, 3 महीने महाराष्ट्र में थे, ये पूरे काम को उन्होंने देखा। और स्टॉकहोम की वाटर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि भारत का गेम चेंजर अगर कोई होगा तो ये काम होगा। प्रधानमंत्री जी जब विदर्भ में आए थे और उन्होंने उस समय जो कुएं दिए थे उस सरकार ने नहीं किए, उसमें से 18,000 कुएं अभी हमने 1 साल के अंदर किए। ये अगर हम कर सकते हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं हमने मुहैया किया है। क्योंकि 4 रिपोर्ट जो पिछली सरकार में बने थे, उन्होंने कहा था कि सिंगल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, अगर वो समाप्त हो जाता है तो खाने को अनाज नहीं होता। इस योजना को हमने लागू किया है। और इतना ही नहीं, तो हमने मार्केटिंग की चेन तैयार करने का काम शुरू किया है। कपास के ऊपर जितना हमारे यहाँ कॉटन होता है, कॉटन हमारे यहाँ होता है, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता। 1 साल में हमने अमरावती में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क तैयार किया, और जिसमें आज 8 इंडस्ट्रीज हमने लाई, और टोटल वैल्यू एडिशन वहाँ पर आज हो रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, फार्म टू फैशन, उतना पूरा काम 1 साल में अमरावती में हमने शुरू किया। और 9 कॉटन डिस्ट्रिक्ट में इस काम की हमने शुरुआत की है। परिवर्तन तेजी से हो रहा है, और इसलिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आत्महत्या मत कीजिए, परिवर्तन हो रहा है, सरकार संवेदनशील है, सरकार आपकी मदद करेगी। एक सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि किसानों की आत्महत्या कम करने के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन दूसरी तरफ जो शहरी इलाका है, और ख़ासकर मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, इस जगह पे जो ये बिल्डर्स है, इनमें एक आत्महत्या की प्रवृत्ति पनप रही है। और हाल ही में एक ठाणे में एक बिल्डर ने आत्महत्या की, और सुनने में आया कि उसने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है जिसमें बहुत सारे आरोप लगे। तो ये एक सेक्टर को आप कंट्रोल करने जाते तो दूसरा सेक्टर हाथ से छूट जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो बिल्डर के आत्महत्या की घटना हुई है दुर्दैवी है, पर उसका पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो उस पत्र में पिछली सरकार में वो कैसे प्रताड़ित हुआ ये उसने लिखा हुआ है। और साथ ही में कुछ पार्षदों ने उसको किस प्रकार से ब्लैकमेल किया ये उसने लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो हमने क्या की, हम इनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दौर है रैपिड फायर का। हमारे साथ है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस जी, 5 सवाल हैं आपके लिए। हर सवाल के 2 ऑप्शन हैं। उन 2 ऑप्शन में से आपको एक चुनना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप कह सकते हैं मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। 5 में आपने अच्छा किया कि जवाब नहीं दे सकते ये रखा है, क्योंकि कई बार ये होता है कि किसी को हम ये सवाल पूछे कि हाँ या ना में जवाब दो, और उससे पूछे आपने चोरी करना छोड़ दिया क्या, तो हाँ भी जवाब नहीं दे सकता और ना भी जवाब नहीं दे सकता। तो जवाब छोड़ सकते हैं, ये आपने एक अच्छी चीज़ रखी है। मैंने जो वर्जन सुना था वो ये था कि क्या आपने अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया है, पर ठीक है, 5 में से आप 3 जवाब देते हैं तो ये गिफ्ट है एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। तो आपका बड़ा विरोधी कौन है, एनसीपी या शिवसेना? एनसीपी। चलिए, अब बिना सोचे आप भी जवाब दे रहे हैं, ये महाराष्ट्र के नेताओं की आदत है, गडकरी भी ऐसे ही जवाब देते हैं। दूसरा सवाल हमारा निजी सवाल होता है, थोड़ा उसमें निजी जानकारी होती है। तो आपसे सवाल है कि अगर आप
राजनीति में नहीं होते तो क्या होते आप? क्या आप मॉडल होते, या चूंकि आपको खाने का बहुत शौक है आप रेस्टोरेंट खोलते कोई? दूसरा ऑप्शन, ये मॉडल बनने लायक तो उतना मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं शायद रेस्टोरेंट खोल लेता। आप जो सरकार चला रहे हैं उसमें ज़्यादा दखल किसका होता है, मोदी जी का या भागवत जी का? दोनों का नहीं होता। तो दोनों में से आपको एक चुनना है। मोदी जी का दखल ज़्यादा रहता है आपकी सरकार में या भागवत जी का? दोनों का दखल नहीं होता है, मोदी जी का साथ होता है। भागवत जी का? भागवत जी का तो कोई सत्ता से संबंध ही नहीं है। जिस तरीके से सवाल फ्रेम किया हुआ है, आप उसमें कोई जवाब देना चाहेंगे? दोनों में से एक चुनना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दखल बहुत निगेटिव शब्द है, इसलिए नहीं सुनना चाहिए। तो फाइनली ये तीसरा सवाल है जो आप छोड़ रहे हैं। छोड़ देंगे। पास। आपको किसकी राजनीति अच्छी लगती है, उद्धव ठाकरे की या राज ठाकरे की? देखिए, मुझे खुद की राजनीति अच्छी लगती है, मैं मेरे तरीके से राजनीति करता हूँ। बिल्कुल सही, आपको खुद की राजनीति अच्छी लगती है। अब हमारा सवाल है, चूंकि सवाल में 2 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हमने आपको तीसरा ऑप्शन चुना है कि हमको अपनी राजनीति अच्छी लगती है। जी बिल्कुल, पर सवाल में 2 ही ऑप्शन है। आपको उद्धव ठाकरे की राजनीति अच्छी लगती है या राज ठाकरे की? मुझे अपनी राजनीति अच्छी लगती है। तो आप ये सवाल पास कर रहे हैं? मुझे अपनी राजनीति अच्छी लगती है। तो वैसे आपने ये अच्छा जवाब दिया, क्योंकि गडकरी जी ने यहाँ राज ठाकरे कह दिया था इसी सवाल का। तो आप भविष्य के लिए रास्ता खोले हुए हैं दोनों के लिए। आप बीजेपी का बेहतर अध्यक्ष किसको मानते हैं, नितिन गडकरी को या अमित शाह को? दोनों अपने अपने तरीके से बेहतर है। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। नितिन जी ने अपने समय अच्छा काम किया है, और अमित शाह ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई, उसमें जैसे मोदी जी का बहुत बड़ा सहभाग है या उन्होंने विश्वास तैयार किया है जनता में, उसी प्रकार से अमित शाह जी ने अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर जो समय दिया, जो ताकत लगाई, उसके कारण हमारी सरकार आई, और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों ने अच्छा काम किया। नितिन गडकरी या अमित शाह? दोनों बहुत बेहतर है। आप बेहतर पार्टी अध्यक्ष किसको मानते हैं? उस समय के बेहतर अध्यक्ष नितिन जी थे, आज के बेहतर अध्यक्ष अमित शाह जी है। दोनों में से आप किसको चुनेंगे? एक चुनना हो तो? नहीं, सवाल ही कहाँ उठता है, जब दोनों बेहतर है तो एक कैसे चुन सकते हैं? चलिए, ये सवाल आप छोड़ रहे हैं, यानी आप 5 में से केवल 2 जवाब दे रहे हैं। अगर आप ये सवाल छोड़ मैंने तो 5 जवाब दिए, आपको 3 पसंद नहीं आए। नहीं, 3 हमारे फॉर्मेट में नहीं थे। मैं तो आपसे अभी भी कह रहा हूं कि आप अमित शाह चुन सकते हैं और 5 में से 3 जवाब हो जाएंगे आपके। मैंने बिल्कुल सही जवाब दिए। चलिए, 5 में से आप केवल 2 ही जवाब आपने सही दिए, और वैसे तो हम लोग 2 पर इनाम नहीं देना चाहिए हमको, पर हम लोग चूंकि आप बम्बई से आए हैं और हमारे शो पर आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।